मेन जो टॉपिक है आज का, सही, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर जो इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर हम इसकी दोनों एप्लीकेशंस देखेंगे कि हम किसी भी रिएक्शन की जो डायरेक्शन है उसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सही है कि भाई जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड है या रिवर्स है या इक्विलिब्रियम पे ही चल रहा है। सही है, तो उसको हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो भी अभी हम यहाँ पे देखेंगे। और दूसरा, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब है कि भाई ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास क्या नाम है भाई, स्लो है या फास्ट है या मॉडरेट है। से ये भी हम इससे मालूम कर सकते हैं कि इसकी स्पीड कैसी चल रही है, भाई तेज चल रहा है कि स्लो चल रहा है कि जो है वो क्या नाम है मॉडरेट स्पीड पे चल रहा है, तो ये भी हम इससे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो पहली हमारे पास एप्लीकेशन है, सही क्या नाम है केसी की, ठीक है, वो क्या है कि भाई हम इससे डायरेक्शन, सही, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन ये हम मालूम कर सकते हैं। अब सवाल है कि कैसे, तो उसका जवाब है ये। ठीक है, जवाब क्या है भाई, कंपेयरिंग केसी एंड क्यूसी वैल्यूज प्रिडिक्ट रिस्पॉन्स डायरेक्शन, वी हैव 3 कैटेगरीज। सही है, तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई के केसी और क्यूसी की जो वैल्यूज हैं, यानी कि जो भी रिएक्शन आपका चल रहा है, सही, जो भी रिएक्शन आपका चल रहा है, सही, तो उस रिएक्शन की जो भी केसी की वैल्यू है और जो भी क्यूसी की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करा के हम ये मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो क्या है। इन दोनों के रिलेशन से हमें पता चल सकता है कि जो रिएक्शन है उसकी जो डायरेक्शन है वो अभी इस वक्त क्या चल रही है। सही, तो ये रिस्पॉन्स नहीं, ये रिएक्शन होगा, ये गलती से लिखा हुआ है। सही, तो सही कर लेंगे रिएक्शन, सही, रिएक्शन डायरेक्शन। ठीक है, तो कंपेयरिंग केसी एंड क्यूसी वैल्यूज प्रिडिक्ट रिएक्शंस डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकता है। कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है कि अगर उस रिएक्शन की जो केसी की वैल्यू है और जो क्यूसी की वैल्यू है इसको अगर हम कंपेयर करा लें। अब सर कंपेयर करा लें यानी कि क्या, नंबर 1, अगर हमारे पास क्या हो कि भाई क्यूसी और केसी की जो वैल्यू है अगर हमारे पास ये बराबर आ जाए, सही, यानी कि भाई देखें अब कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन अगर चल रहा है, सही, आप यानी कि फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री में आप एज अ केमिकल इंजीनियर हो, सही है, तो आपको वहाँ पे बिठाया हुआ है क्या नाम है, ये देखने के लिए कि भाई आपने नज़र रखनी है कि भाई इसमें जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे ना जाए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की जो कोशिश होती है वो ये होती है कि भाई जो इक्विलिब्रियम है ना वो अचीव ना हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम अगर अचीव हो जाता है ना तो होता क्या है, फिर जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है वो एक जगह पे आके ठहर जाती है। अब क्या होता है कि रिएक्शन चल तो रहा होता है, मशीनरी चल रही है, एनर्जी भी खर्च हो रही है, फ्यूल भी खर्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन एक जगह पे ठहर जाती है। सही, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट की पूरी कोशिश ये होती है कि भाई कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे ना जाए। सही है, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना उनके लिए इक्विलिब्रियम एक नाइटमेयर होता है, यानी कि वो चाहते हैं कि भाई वो के रिएक्शन जो है ना वो इक्विलिब्रियम के ऊपर ना जाए। सही है, तो इसलिए वो बार बार वो चेक कर रहे होते हैं कि भाई जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहे, एक तो रिवर्स डायरेक्शन में भी ना हो, वो भी नुकसान है उनके लिए। सही है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहे, रिवर्स डायरेक्शन में कम हो, फॉरवर्ड में ज़्यादा हो और इक्विलिब्रियम अचीव ना हो। तो जो भी रिएक्शन चल रहा होता है ना, तो उस इंजीनियर को उस रिएक्शन की जो केसी की वैल्यू है, केसी की वैल्यू ये पहले से ही पता रहती है। सही, ये उसको पहले से ही पता होती है। सही, तो ये लिटरेचर या बुक्स वगैरह के जरिए उसको पहले से ही मालूम होती है कि भाई ये जो रिएक्शन चल रहा है मेरे सामने इसके केसी की वैल्यू क्या है। सही, अब वो जो कैलकुलेट करता है वो उसकी रियल टाइम जो कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का जो रेशियो है यानी कि क्यूसी, ये वो कैलकुलेट करता है एट अ रियल टाइम। सही है, तो एक केमिकल इंजीनियर है, सही है, वो बैठा हुआ है, उसके सामने एक रिएक्शन चल रहा है। अब उसने ये देखना है कि भाई अच्छा उसको केसी की वैल्यू उसको पता है पहले से, ठीक है ना। तो अब क्या है कि भाई उसको ये देखना है कि अब ये जो रिएक्शन मेरे सामने चल रहा है, सही है, अब ये फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है कि रिवर्स है, सही, क्या नाम है, इक्विलिब्रियम पे है। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसको उसकी जो रियल टाइम कंसंट्रेशन है, सही, यानी कि क्यूसी, उसका जो है क्या नाम है उसको वो जो है मालूम करना होगा, क्यूसी मालूम करना होगा। सही है, तो अगर वो क्यूसी मालूम करता है, सही है, तो क्यूसी और केसी की वैल्यू, क्यूसी और केसी की वैल्यू अगर बराबर आ जाती है, सही है, तो अगर क्यूसी
और Kc की वैल्यू बराबर आ जाती है। सही है, तो द एक्चुअल प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस आर इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर दोनों की वैल्यूज बराबर आ जाती हैं, सही, तो फिर हम ये बोलते हैं कि सिस्टम जो है वो क्या हो चुका है भाई, स्टेबल हो चुका है। और स्टेबल का मतलब ये है कि इस सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम है, सही है, वो अचीव हो चुका है। सही है, तो भाई Kc की वैल्यू उसको पहले से पता थी, Qc की वैल्यू उसने उस वक्त जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसका रेशियो लेके उसने कैलकुलेट कर ली। तो दोनों की वैल्यू को जब कंपेयर किया तो उसने ये देखा कि Qc और Kc क्या है, बराबर हैं। तो जब Qc और Kc हमारे पास बराबर हो जाते हैं, सही, तो फिर उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाता है। तो फिर वो बता देगा कि भाई इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है क्योंकि Qc और Kc क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। सही है, अगर ऐसा होता है कि भाई कि Qc की जो वैल्यू है, Qc की वैल्यू वो कम हो और Kc की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, अगर Qc की वैल्यू कम हो और Kc की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, तो फिर हमारे पास जो रिएक्शन है, सही, जो रिएक्शन है वो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो किस में मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, बल्कि प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है, तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, सही, कम हो जाती है। ठीक है भाई, तो कब होगा, जब Qc कम होगा और Kc जो है वो ज्यादा होगा, when Kc is greater than Qc। ठीक है, और इसी का उलट अगर हम कर लें, सही है, तो अगर हमारे पास Qc की वैल्यू जो है वो ज्यादा आती है, सही है, किससे, Kc की वैल्यू से, तो Qc अगर ज्यादा है और Kc अगर हमारे पास क्या है, कम है, सही, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा कि जो रिएक्शन है, सही, ये हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहा है भाई, मूव कर रहा है। तो अगर ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, सही है, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही होगी, सही है, और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही होगी। सही है, तो जो हमारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, सही है, वो ये चाहती हैं, सही है, कि भाई हमारे पास हमेशा ये दूसरी कंडीशन रहे। दूसरी कंडीशन यानी कि Qc कम रहे और Kc हमेशा ज्यादा रहे। सही, क्यों, क्योंकि इससे हमारे पास क्या होगा कि रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही, ये जो क्या नाम है, रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन के हवाले से जो इंपॉर्टेंस है Kc की, ये हमें पता चल गई। तो यहाँ पे आपको तीनों पॉइंट क्लियर है बेटा, जितने भी बच्चे हमारे पास ऑनलाइन हैं, सही है, तो सारे सब बता दें भाई कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। ठीक है, इंटरेस्टिंग लेक्चर, वेरी गुड, सही है, चीज़ समझ में आनी चाहिए बस। ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट व सेकंड पॉइंट का भाई, अगर आपको सेकंड पॉइंट क्लियर है ना, तो भाई थर्ड पॉइंट बिल्कुल उसका उलट है कि भाई सेकंड पॉइंट के अंदर अगर Qc कम है, Kc ज़्यादा है, तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। सही है, और अगर थर्ड पॉइंट में देखें तो इसमें Qc ज़्यादा हो जाएगा और Kc कम होगा, तो रिएक्शन हमारे पास जो है वो रिवर्स हो जाएगा। सही है, और फिर हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट कम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम बेटा? अशद, बात क्लियर हो गई? थर्ड वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपके अशद बेटा? सही, ठीक है बेटा, सही है, समझ में आ गए आपके? ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली जो समझ लें कि इंपॉर्टेंस है, सही है, वो हमारी मुकम्मल हो गई है। सही है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को जहन में बिठाना है क्योंकि इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है जो अभी हम लास्ट में करेंगे। तो जल्दी से जहन में बिठा लेते हैं कि अगर Qc और Kc की वैल्यू बराबर होगी तो रिएक्शन स्टेबल यानी कि इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सही है, और अगर Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी और Qc की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी, Qc की वैल्यू कम होगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। सही है, और थर्ड में हमारे पास क्या होगा कि अगर Qc की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी और Kc की वैल्यू कम होगी, सही है, तो फिर हमारे पास जो रिएक्शन है
वो बैकवर्ड यानी कि रिवर्स डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। ये आपको बात तीनों याद हो गई है भाई, तीनों बातें याद हो गई आपके, कोई इसके अंदर क्लियर, सही, कोई कंफ्यूजन ना रहे भाई, सही है। तो फिर इसमें अब ये है कि क्योंकि इसका न्यूमेरिकल होगा तो उसके अंदर ये रिलेशन आपको पता होने चाहिए, तो ये मैं आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है ना, तो आप लोग मुझे बताइएगा, सही है। तो बस ये केसी के हिसाब से याद है, केसी ज़्यादा है तो फॉरवर्ड, केसी कम है तो बैकवर्ड, ठीक है, बस ये याद रख लें। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंस है, सही, ये है हमारे पास, हाँ, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सटेंट का मतलब होता है कि भाई कि जो रिएक्शन है, सही है, ये कैसा होने वाला है, यानी कि ये रिएक्शन जो है ये फास्ट होगा यानी कि जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, ये स्लो होगा यानी कि देर से मुकम्मल होगा, सही, या फिर ये जो है हमारे पास जो रिएक्शन है वो मॉडरेट स्पीड के साथ चलेगा, सही, यानी कि इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में जो रेट है वो तकरीबन बराबर हो जाएंगे, तो ये मॉडरेट स्पीड के साथ ही मूव करेगा, सही। तो हमें यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन है, सही, कि रिएक्शन जो है वो कितनी देर तक चलेगा, इसकी कंप्लीशन होगी कि नहीं होगी, सही, ये सारी चीज़ें हमें जो है वो केसी की वैल्यू से पता चल सकती हैं। अब वो कैसे पता चल सकती हैं, सही है, तो इसकी जो हमारे पास, ठीक है, इसका जो तरीक़ेकार है, सही, द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी। तो जो केसी का मैग्नीट्यूड है ये हमें ये बात बता सकता है कि जो रिएक्शन का एक्सटेंट है ये क्या होने वाला है, सही। तो ये हमें इसका मैग्नीट्यूड देख के पता चल सकता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है भाई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, सही, कि भाई केसी की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है या मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम है, सही, तो इसको देख के हम ये बता सकते हैं, सही, कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो क्या नाम है, जो एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो क्या होने वाला है, यानी कि ये बात हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सही है। तो एज द मैग्नीट्यूड मे बी वेरी हाई, सही, क्योंकि केसी की जो वैल्यू है वो कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, वेरी लो, बहुत कम भी हो सकती है, या फिर मॉडरेट, यानी कि ऐसी भी हो सकती है कि ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो, सही, ऐसी भी हो सकती है, सही। सो कैन बी एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि भाई एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बआसानी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो क्या नाम है, इसकी एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। अब इसके 3 एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। नंबर वन इज व्हेन केसी इज वेरी हाई, सही, या सॉरी स्मॉल, सही। तो अगर हमारे पास जो केसी है इसकी वैल्यू अगर हमारे पास क्या हो, सही, बहुत स्मॉल हो, वेरी स्मॉल, सही। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सही है, तो यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, सही, वेयर F2 सही बिकम्स 2F, सही, यानी कि जो F2 है वो 2F के अंदर जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसकी जो केसी की वैल्यू अगर आपको यहाँ पे नजर आए, सही है, तो केसी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमारे पास कितनी दी हुई है, 7.4 एक्सपोनेंट -3, 7.4 एक्सपोनेंट -3 नहीं -13, सही है, -13। अब -13 का मतलब क्या है कि भाई इसमें जो है वो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 0.000000, भाई 12 जीरो आएंगे और उसके बाद क्या आएगा, 74 आएगा, सही है। तो इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू है इतनी कम है, 0.00000074, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, सही। तो केसी इज वेरी स्मॉल। रिएक्शन विथ लो केसी, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें केसी की वैल्यू बहुत लो होती है, नेवर फिनिश, सही। तो ऐसे रिएक्शन जो है वो कभी भी खत्म नहीं होते, सही, नेवर फिनिश, यानी कि ये चलते रहते हैं, 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 सही है, सही। दैट इज मैक्सिमम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड मिनिमम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, सही है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम रहती है हमेशा, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो हमेशा मिनिमम रहती है, सही। यानी कि यहाँ पे उल्टा हिसाब किताब होता है, क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट चाहिए, सही है। तो प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, मिनिमम रहता है, और रिएक्टेंट हमेशा क्या रहता है, मैक्सिमम, सही है। यानी कि इसके अंदर बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है, सही। तो हमारे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन है फ्रॉम क्या बोल सकते हैं भाई, फ्रॉम रिएक्टेंट टू
प्रोडक्ट ये बहुत ज़्यादा होता है, सही। तो इससे हमारे पास होता है क्या है कि जो रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन का कंप्लीट होना, सही है, ये उस वक्त होता है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हमें मिले रिएक्टेंट से। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास रिएक्टेंट मैक्सिमम होता है, प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम होता है। सही, दीज आर कॉल्ड रिवर्स और बैकवर्ड रिस्पॉन्सेज। सही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ऐसे जो रिएक्शन है ये हमारे पास रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो Kc की वैल्यू है ये अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो, बहुत ही ज़्यादा छोटी हो, सही, इतनी छोटी कि भाई आप देख सकते हैं एक्सपोनेंट -13, इस तरह की अगर हमारे पास बहुत ही स्मॉल वैल्यूज हो, सही, तो उस वक्त हमारे पास जो रिएक्शन है, सही, वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें रिवर्स डायरेक्शन का रेट ज़्यादा होता है, से दे विल नेवर फिनिश, ये कभी भी फिनिश नहीं होते। सही, तो ये हमारे पास क्या होगा कि चलता ही रहेगा और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि भाई इस क्या नाम है, ये जो है बहुत काफ़ी स्लो रिएक्शन कहलाएगा। सही, अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। सही, तो नेक्स्ट है हमारे पास, सही, व्हेन Kc इज वेरी लार्ज। अब इसी का आप उलट कर लें। सही, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये जो हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ वाटर का, इसके अंदर हमारे पास Kc की वैल्यू क्या है, इसके अंदर हमारे पास Kc की वैल्यू है, सही, एक्सपोनेंट -47, सही, 2.4 एक्सपोनेंट -47 प्लस का है ये। सही, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या नाम है 24 के बाद हमारे पास 47 जीरोज हैं। सही, 47 जीरोज। ठीक है, तो यानी कि अरबों खरबों से भी आई ही कहानी है ये। ठीक है, तो Kc की वैल्यू यहाँ पे इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, सही है, तो रिएक्शन विद हाई Kc वैल्यूज, सही, आर वर्चुअली कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कि ये कंप्लीट हो जाते हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो हमें मैक्सिमम मिलता है और जो रिएक्टेंट है वो हमें मिनिमम मिलता है। सही, क्योंकि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कुछ ना कुछ तो हमें रिवर्स रिएक्शन देखने को मिलेगा। सही है, लेकिन इसके अंदर होता है क्या है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बहुत तेज होता है बनिस्बत रिवर्स रिएक्शन के। सही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, सही, और जो रिएक्टेंट है वो कम से कम बनेगा। सही, तो इतना भी क्या नाम है जो वो एक्सेप्टेबल रहता है कि भाई हमारे पास जो बस प्रोडक्ट है ना उसकी ईल्ड, उसकी प्रोडक्शन हमारे पास ज़्यादा हो। सही, तो इस ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं कि भाई ये कंप्लीट होते हैं। सही, ये तेज़ होते हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, रिएक्टेंट हमें कम मिलता है, और ऐसे रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन के नाम से जो वो रेफर करते हैं। सही, तो इसके अंदर जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड जो है वो मूव करेंगे, ज़्यादा बैकवर्ड यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में कम मूव करेंगे। सही है, तो अगर Kc स्मॉल है, सही, तो रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा और रिवर्स हो जाएगा। सही है, और जो अगर हमारे पास Kc है ये अगर हमारे पास लार्ज है, सही है, तो रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो प्रोडक्ट जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा और रिएक्टेंट हमें कम से कम मिलेगा। सही, जो कि फेवरेबल कंडीशन रहेगी। सही है, अच्छा, और फिर इसके बाद जो लास्ट है, सही है, वो है हमारे पास कि भाई अगर Kc जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा हो। सही है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, यानी कि मॉडरेट है। सही है, मॉडरेट है। ठीक है, तो अगर रिएक्शन जो Kc की वैल्यू है वो अगर हमारे पास मॉडरेट है तो ऐसे रिएक्शन भी हमारे पास मॉडरेट स्पीड के साथ जो है वो मूव करते हैं। सही, द रिएक्शन विच हैव मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc, सही, आर कंसिडर्ड टू बी एट इक्विलिब्रियम। सही है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर जो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन की जो हमारे पास जो रेट्स हैं, सही, वो तकरीबन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। सही, फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन के जो रेट हैं वो तकरीबन बराबर हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई ये जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। सही, तो अगर वो इक्विलिब्रियम में हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि उनकी जो स्पीड है ना तो वो बहुत ही स्लो होती है, हम ये बोल सकते हैं ना बहुत ही स्लो है, और ना ही हम ये बोल सकते हैं बहुत ही लार्ज है। वो इक्विलिब्रियम में तो दोनों की स्पीड जो है वो बराबर ही चल रही होगी। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हो भाई यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे पास दी हुई है। तो इसमें इस रिएक्शन की जो Kc की वैल्यू है वो है 0.36। अब 0.36 ऐसा नहीं है कि भाई एक्सपोनेंट में अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है। सही, जैसे कि पहली वाली एग्जांपल के अंदर
सही है। एक्सपोनेंट -13 तो मैंने आपको बताया था भाई 0 पॉइंट फिर 0.0000 इतने बाद जो है वो फिर जाके 74 आएगा, तो इतनी छोटी वैल्यू सही है। लेकिन ये क्या है, सिंपल सी हमारे पास 0.36, तो ये ना बहुत छोटी है और ना ही है बहुत बड़ी बोल सकते हैं हम इसको, सही। तो जो Kc की वैल्यू है वो मॉडरेट है, सही। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगा, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर स्मॉल है, सही है, तो हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, लार्ज है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर Kc की वैल्यू मॉडरेट है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में माना जाएगा, सही है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम और किसी को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से वो पूछ ले, सही है। और ताकि फिर हम जो है वो इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है वो कर लें, ताकि हमारी ये क्लास जो है वो मुकम्मल हो जाए जल्दी से। सबको कोई क्लियर है भाई? कोई बच्चा जिसको कोई भी क्वेश्चन हो वो जल्दी से पूछ ले, ठीक है। बाकी और बच्चे भी मुझे बता दें भाई, ठीक है, सही है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, ठीक है, ये वाला टॉपिक मुकम्मल, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये चैप्टर है, सही है, ये थ्योरी वाइज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सही है। इसके सारे टॉपिक हमने जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं, ठीक है। तो अब जो है इसके अंदर जो है वो अब थ्योरी में कुछ भी नहीं बचा, बस न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल बचा है, और उसके बाद जल्दी से क्विज एक करेंगे और फिर हमारा ये जो क्लास है ये वाइंड अप हो जाएगी, और इंशाल्लाह जो बुध को हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं, सही। तो भाई न्यूमेरिकल जो है, सही है। अच्छा अशद क्या पूछ रहे हो बेटा? सर इस पूरे चैप्टर में से एक क्वेश्चन है, मतलब समझा नहीं है क्या बोल रहे हो? थैंक यू बरीरा वासिफ, बोलिए सर आपका ही कमाल है, थैंक यू, सही है, ठीक है, सही है। बट वैसे तो बीच बीच में ना मैं कोशिश ये करूँगा कि एक जो है ना रिविजनल क्लास भी रखूँ, लेकिन इसके अलावा अभी जो है ना सेकंड क्लास अपलोड हो जाएगी इसी वीक में इंशाल्लाह जो है ना, तो उसके अंदर भी लॉ ऑफ मास सेक्शन हैगा, सही है। तो आप पहले उसको कम्प्लीटली देखिएगा, बहुत ही आराम से सुकून से जो है मैंने उसके अंदर चीज़ें समझाई भी हैं, सही है। तो उसको अगर आप देखिएगा उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अगर फिर भी ना हो तो रिविजनल क्लासेस बीच में होती रहेंगी, तो उसके अंदर आपको जो है वो मैं समझा दूंगा, सही है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लॉ ऑफ मास सेक्शन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लाजमी सी बात है अगर मैं रिवीजन कराऊंगा तो उसको लाजमी टच करूंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन ये कि अभी क्लास जो सेकंड क्लास अपलोड होगी ना तो उसके अंदर वो हैगा, सही है, तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, सही है। अच्छा जी, तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो रिलेटेड टू क्यूसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, ये आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल है, आपके प्रॉब्लम में सबसे आखिरी ये प्रॉब्लम जो है वो उसके अंदर दी हुई है, सही है। तो जल्दी से इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको ज़रा आप देख लें, तो इसके अंदर आपको बताया गया है द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज दिस, सही है। अब यहाँ पे आपको जो है वो Kc की वैल्यू जो है वो दी हुई है, तो जल्दी से इसको जो है वो डाटा के अंदर हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो Kc है, सही है, तो Kc की जो वैल्यू है हमारे पास ये कितनी आई हुई है, सही है, 1 एक्सपोनेंट -4, सही है, 1 एक्सपोनेंट -4, ये हमारे पास जो है वो Kc की वैल्यू आ गई, सही है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डायरेक्ट इन्होंने बताया हुआ है Kc की जो वैल्यू है, सही है, वो हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -4 है। अच्छा, यहाँ पे आपको रिएक्शन भी दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि भाई रिएक्शन जो है, सही, रिएक्शन जो है ये ज़रूरी होता है Kc एक्सप्रेशन बनाने के लिए, ठीक है, सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन आपको जो है वो दिया हुआ है, आगे पढ़ते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर, सही है, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन हमें दी हुई है HI की, सही है, तो HI की जो हमें कंसंट्रेशन यहाँ पे दी हुई है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, HI की कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे दी हुई है 2 एक्सपोनेंट -3, सही है। और यूनिट इसका हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, मोल पर डीएम क्यूब, सही है। तो डीएम क्यूब यहाँ पे इसका जो है वो यूनिट आ जाएगा, सही है भाई। अच्छा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है H2 की कंसंट्रेशन। तो H2 की कंसंट्रेशन इन्होंने हमें दी हुई है यहाँ पे, H2 की कंसंट्रेशन, ओके भाई, इसको काट के लिखते हैं। तो H2 की कंसंट्रेशन जो है, से ये हमें यहाँ पे दी हुई है इन्होंने,
सही है, और कितनी दी हुई है भाई, सही है 1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर dm क्यूब, सही है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वो है I2 की कंसंट्रेशन, I2 की कंसंट्रेशन इन्होंने हमें दी है 1 एक्सपोनेंट -5, अगेन 1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर dm क्यूब, सही। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अब हमें करना है क्या है कि भाई डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को हमें प्रिडिक्ट करना है, सही, यानी कि बताना है कि भाई जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है, सही, ये हमारे पास जो है वो इसकी क्या है, ठीक है। तो वापस से देख लें भाई कि Kc की वैल्यू आपको 1 एक्सपोनेंट -4 दी हुई है, ये आपने यहाँ पे लिख ली, सही। फिर इसके बाद आपको मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है किसकी, HI की मोलर कंसंट्रेशन है 2 एक्सपोनेंट -3, ये आपने यहाँ पे लिख ली। फिर H2 की कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे दी हुई है 1 एक्सपोनेंट -5, ये आपने लिख ली। फिर I2 की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 1 एक्सपोनेंट -5, ये भी आपने लिख ली, सही। अब आपको यहाँ पे जो है वो डायरेक्शन बतानी है। अब डायरेक्शन जो है वो हम किस तरीके से बताते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन पूछी जाए, डायरेक्शन, सही, तो इसमें हम हमेशा QC मालूम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमने इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर जो पहला टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन के हवाले से हमने चीजें डिस्कस करी थी, कि जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर QC KC के बराबर होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर है, अगर जो है वो QC कम होगा और Kc ज़्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में है, अगर जो है वो QC ज़्यादा होगा और Kc कम होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड में है। तो जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के जो डायरेक्शन है, सही, ये हमें पता चलती है उस वक्त जब हमें QC की वैल्यू पता हो, और यहाँ पे Kc की वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है, सही। तो अगर हम QC की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसको हम कंपेयर कराएंगे Kc की वैल्यू से और देखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, सही, और उसके हिसाब से हम बताएंगे कि भाई यहाँ पे जो रिएक्शन है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या फिर इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको जल्दी से हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है QC के लिए, तो भाई QC का जो फॉर्मूला है, सही, वो बिल्कुल कैसा होता है, Kc की तरह होता है। तो जैसे आपने Kc एक्सप्रेशन बनाते हैं वैसे ही हम यहाँ पे QC एक्सप्रेशन भी बनाएंगे, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई कि हम यहाँ पे बना रहे हैं पहले QC एक्सप्रेशन। अब QC जो Kc है उसके अंदर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ऊपर जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आती है, तो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे कौन है, H2 और I2। तो यहाँ पे हमारे पास H2 जो है इसकी कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगी और I2 जो है इसकी कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो नीचे आएगी, सही। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे भाई, HI, सही है। और इसकी जो क्या नाम है, यहाँ पे जो शुरू में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये हमारे पास कहाँ चले जाएंगे, पावर में चले जाएंगे, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही, ये जो इसका कोफिशिएंट था 2, ये इसकी पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप जो है वो QC की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज को पुट करके। तो स्टार्ट करते हैं भाई। नंबर 1 इज H2 की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, 1 एक्सपोनेंट -5। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 1 एक्सपोनेंट -5, ठीक है। और अगेन, सही, फिर यहाँ पे I2 की जो कंसंट्रेशन है ये भी हमारे पास कितनी है, 1 एक्सपोनेंट -5। तो 1 एक्सपोनेंट -5 ये भी आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद HI की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, 2 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। और यहाँ पे HI जो है, सही है, इसकी जो कंसंट्रेशन है इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसके ऊपर हम स्क्वायर भी लगा देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि भाई क्या नाम है, जो ये पावर है पहले इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, सही, पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो क्या नाम है 2 एक्सपोनेंट -3 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है और 10 की पावर -3 पे भी है। तो 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 2 2 क्या हो जाएगा भाई 4, और 10 की पावर -3 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो अगर पावर के ऊपर पावर आती है तो वो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सही। तो -3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ऊपर वालों को भी जरा मल्टीप्लाई करा लेते हैं, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भाई 1 ही रहेगा, सही है। और इसके अलावा
अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई 10 की पावर -5 है और 10 की पावर -5 है, सही है। तो जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो -5 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, सही है। तो ये -5 है, ये -5 है, इसकी बेस 10 है, इसकी बेस 10 है। तो मैथमेटिक्स के अंदर आपने क्या पढ़ा है कि भाई जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 5 + 5 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10, और दोनों का साइन माइनस का है तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, 1 को अगर हम डिवाइड बाय 4 करा दें, सही है, 1 को अगर हम डिवाइड बाय 4 करा दें तो हमारा कैलकुलेटर आंसर देगा 0.25, सही है। 1 को अगर हम डिवाइड बाय 4 करा दें तो कैलकुलेटर क्या आंसर देगा 0.25, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा कि भाई 10 की पावर जो -10 है ये तो ऐसी रहेगा, 10 की पावर -10 ये तो ऐसी रहेगा, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो 10 है ये इसको हम कहाँ ले आएंगे ऊपर, सही है, ये जो 10 है इसको हम ले आएंगे ऊपर। तो जब ये 10 की पावर -6 जब ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर +6, क्योंकि नीचे -6 है तो ऊपर आगे क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास QC = अब 0.25 तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई। अच्छा, बेसिस सेम है तो पावर फिर से क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गई बेसिस सेम पावर ऐड। अब यहाँ पे पावर हमारे पास क्या है -10 और ये प्लस और ये क्या आ जाएगा 6, हाँ तो -10 और +6 क्या बनेगा हमारे पास, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4, सही है, क्या हो जाएगा भाई ये हो जाएगा -4, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई QC की वैल्यू आ गई। तो बेटो तो हमने यहाँ पे जो है वो QC की वैल्यू जो है वो क्यों मालूम करी थी भाई, QC की वैल्यू हमने इससे मालूम करी थी क्योंकि हमें डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना था। और डायरेक्शन को हम प्रिडिक्ट कैसे करते हैं भाई, डायरेक्शन को हम प्रिडिक्ट करते हैं से KC की वैल्यू और QC की वैल्यू को कंपेयर करा के। तो अब जरा आप यहाँ पे ठंडे दिमाग से इन दोनों वैल्यूज को देखें और मुझे बताएं कि कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है और कौन सी वैल्यू जो है वो छोटी है। तो भाई KC की वैल्यू आप देख सकते हैं ये है 1 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही बेटा, रिकनेक्ट कर लिया करो, सही, इंटरनेट इश्यूज जो है वो आ जाते हैं। बाकी सब बच्चों को तो आवाज आ रही है ना भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई KC की जो वैल्यू है वो है 1 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पे QC की वैल्यू है, सही, ये हमारे पास है 0.25 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि यहाँ पे KC और QC इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, जल्दी से बताएं। QC और KC में से कौन ग्रेटर है और कौन लेसर है, जल्दी से बताएं। सही, दोनों वैल्यूज को देख लें एक दफा, एक में है 1 एक्सपोनेंट -4 और एक में है 0.25 एक्सपोनेंट -4। सही, KC क्या है, बड़ा है या छोटा है भाई, KC बड़ा है, यानी कि KC जो है आप बोले KC ग्रेटर है, ठीक है, KC इज हाई और QC इज लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सपोनेंट तो दोनों के सेम ही है ना, तो एक्सपोनेंट तो दोनों के सेम है, सिर्फ आप शुरू वाली वैल्यू को देख लें, सही है। तो ये है हमारे पास 1 और ये है 0.25, तो ऑब्वियसली 0.25 जो है ये हमारे पास छोटी वैल्यू होती है, सही है, और 1 जो है वो बड़ी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये है कि KC जो है ये ग्रेटर है, सही है, QC से। तो अब आप जो है वो सोचें और मुझे बताएं, सही, कि अगर KC जो है वो ग्रेटर होता है, सही, तो रिएक्शन फॉरवर्ड होता है या बैकवर्ड होता है। अगर KC ग्रेटर होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होता है या बैकवर्ड होता है, फॉरवर्ड। वेरी गुड अशद, वेरी गुड, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है, सही है, वो क्या हो जाएगा कि भाई जो रिएक्शन है, सही है, ये हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा, सही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा बेटा, मूव करेगा, सही है। तो मोहम्मद जैन और खदीजा नज़ीर, वेरी गुड, सही है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो आपने ऐसे मैंने बताया थी कि भाई जहन में होनी चाहिए, सही है, कि KC की वैल्यू अगर ज़्यादा है और QC की वैल्यू जो है वो अगर कम है तो KC हमेशा जब भी ज़्यादा होगा तो हमेशा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, सही है। तो यहाँ पे इस पूरी प्रॉब्लम के अंदर कोई भी मसला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी एक किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर QC का कोई यूनिट नहीं होता,
तो भी देखें भाई क्यूसी और केसी तो दोनों सेम चीज़ है ना, सही है, तो इसमें कोई भी यूनिट नहीं होगा, सही है। क्यों क्यों इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, बराबर हैं। तो हमने ये बात पढ़ रखी है ना कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएं, सही है, तो फिर जो यूनिट ऑफ केसी है वो नहीं होता। अब केसी नहीं होता तो क्यूसी भी नहीं होता, सही है, क्लियर हुई बात यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा किसी और कोई क्वेश्चन?